हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसमें अभी हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर सी पार्ट हम कर रहे थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर हमने शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लिया था। इसके जो ये 4 रेशियो थे ये मैंने आपको करवा दिए थे लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के अंदर जो कि रेशियो एनालिसिस का लास्ट लेक्चर है, हम फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे। ओके, लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंदर ये 5-7 तरह के रेशियोज हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर आता है फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स एसेट्स टू लॉन्ग टर्म है ये लॉन्ग टर्म फंड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड फिक्स एसेट्स टू शेयर होल्डर फंड रेशियो। आइए हम इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं, इनका मीनिंग समझते हैं और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरीके से बताते हैं वो भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हमारा जो रेशियो है ये है लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम बैलेंस शीट चेक करते हैं और आपको बैलेंस शीट अच्छे से आती है। अगर आपने नहीं आती है तो एक लेक्चर के अंदर मैंने कराई थी, इसी चैप्टर को जब मैं करवा रहा था तो वहां पर आपने अच्छे से उसको समझा होगा। ठीक है, ओके। डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, डेब्ट ले लो और डिवाइड कर दो इक्विटी, तो इस रेशियो से ही फॉर्मूला बन जाता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब यहां पर डेब्ट का मतलब क्या है? यहां पर डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि लंबे टाइम के लिए ली गई उधारी जो कि बैलेंस शीट के अंदर आपको मिलेगी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, जिसमें 4 हिस्से होते हैं, आपको मैंने बताया था, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, है ना, वो चारों हिस्से जो हैं वो एक तरह की नॉन करंट लायबिलिटी होती है और वही होता है आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट से है और यहां जो दिख रहा है आपको इक्विटी, इक्विटी का मतलब यहां पर ओनली शेयर होल्डर फंड से है। शेयर होल्डर फंड जिसके अंदर 2 पॉइंट आते थे, शेयर कैपिटल, मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, ठीक है, और सेकंड नंबर आता था रिजर्व एंड सरप्लस, एक पॉइंट और भी आता था, लेकिन अधिकतर कंपनीज में ये 2 पॉइंट मिलते हैं आपको। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है ये एक तरह की एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और ये मैंने आपको बताया भी था जब बैलेंस शीट समझाई थी तब। और ये जो शेयर होल्डर फंड है ये इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की जगह एक और फॉर्मूला भी यूज करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। मतलब बाहर से लोन वगैरह कितना लिया, बाहर से कितना उधार लिया लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, और इंटरनल मतलब शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया, कितनी कैपिटल लगाई इंटरनल पर्पस के लिए, शेयर होल्डर ने कितना लगाया बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, तो एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल भी बोलते हैं इसको। इस रेशियो को कैलकुलेट करने से हमें यह पता चलता है कि इस बिजनेस के अंदर बाहरी उधारी ज्यादा है या अंदर की उधारी ज्यादा है, यानी कि शेयर होल्डर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है या फिर जो बाहर से बैंक लोन हो गया, डिबेंचर इशू करके हो गया, वो लोन ज्यादा है। अगर इंटरनल लायबिलिटी यानी कि शेयर होल्डर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है और बाहरी कम है तो ये बहुत बढ़िया कंपनी होती है, लेकिन बाहर का उधारी बहुत ज्यादा है तो वो खराब रहता है। अगर ये रेशियो आपका जो भी है एक्सटर्नल और इंटरनल करोगे ना तो ये अगर रेशियो इसका आंसर 1 से कम आ जाए, 1 से कम, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और 1 से कम तभी आएगा जब एक्सटर्नल लायबिलिटी कम होगी और इंटरनल ज्यादा होगी। और अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा आ जाए, 1 से ज्यादा, तो फिर वो उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है। वो कंपनी जो उसके एक्सटर्नल लायबिलिटी जिनसे लोन वगैरह लिया गया है वो उस कंपनी पे दावा पेश करके उसको बंद करा के अपनी रिकवरी करा सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो रिस्की बिजनेस हो गया ना, वो लोग अपना पैसा तो वापस मांग ही सकते हैं जब उनको लगेगा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो। लेकिन इंटरनल लायबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो फिर जो शेयर होल्डर होते हैं वो थोड़े टाइम तक बिना डिविडेंड या बिना रिटर्न लिए हुए भी उस कंपनी को चलाते हैं, क्योंकि वो कंपनी उनकी है, वो उसके ऑनर हैं। ओके, और जब हम शेयर मार्केट वगैरह में देखते हैं, किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, तो वहां पर इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जिसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम आ रहा है, उसका मतलब डेब्ट कम है, लोन कम है और शेयर होल्डर फंड ज्यादा है और वो अच्छा माना जाता है। ओके जी,
नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास में फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिक्स्ड, ये बहुत अच्छा रेशियो है, फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इससे हर कंपनी की या हर व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन का आप पता कर सकते हैं कि उसको और उधार वगैरह देना है या नहीं। तो फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। देखो इसमें क्या है, फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपको लेना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मैं बता चुका हूं आपको, ईपीएस स्टेटमेंट जब बनाया था तब भी बताया था मैंने सेकंड चैप्टर में। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक लेस नहीं हुआ, और उसमें डिवाइड कर दीजिए आप फिक्स इंटरेस्ट, जो हर बार आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसका। अब कोई बोलेगा सर इससे क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते किसी कंपनी का प्रॉफिट आ गया 5 लाख और इंटरेस्ट जो पे करना है वो केवल 50,000 पे करना है। किसी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 5 लाख, लेकिन उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है फिक्स वाला 50,000। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, इसको जब आप करेंगे सोल्व तो ये आएगा 10। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में इतनी ताकत है, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है कि इसको इंटरेस्ट तो केवल 50,000 का ही पे करना है, लेकिन ये 10 बार पे कर सकती है। इतना प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कंपनी एक बार नहीं 10 बार इंटरेस्ट पे करने की ताकत रखती है। तो ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी कंपनी को लोन वगैरह बहुत जल्दी मिल जाता है। इस ऐसी कंपनी बाहर से एक्सटर्नल फंड बहुत जल्दी उसको मिल जाता है, वो ले सकती है ना। लोग इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक के लोन दे देती हैं। बट अगर यहां पर ऐसा हो तो कि इस कंपनी का जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 5 लाख और इस कंपनी का जो है इंटरेस्ट भी कितना देना है 5, तो आंसर कितना आ गया 1। बहुत ही पुअर रेशियो आ गया ये, यानी कि कंपनी केवल जो 5 लाख रुपए बचे हैं वो पूरे इंटरेस्ट में चले जाएंगे, इतना कंपनी ने लोन ले रखा है। तो इसका मतलब इस कंपनी में दम नहीं है, फाइनेंशियली पोजीशन इसकी अच्छी नहीं है। तो ये रेशियो जितना ज्यादा आता है उतना बढ़िया है, जितना कम आता है उतना खराब है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट डेब्ट सर्विस रेशियो की ओर। थर्ड नंबर आता है हमारा डेब्ट सर्विस। जब मैं यहां से हटता हूं ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। डेब्ट सर्विस रेशियो, ये डेब्ट सर्विस रेशियो जो है ना, ये भी आपके इसके जैसा ही है, जो अभी मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताया ना उसके जैसा ही है। लेकिन पता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसमें कई बार क्या होता है एक फिक्स इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने क्लास 11, 12 या पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कई बार क्या होता है कंपनी जब रिडम्पशन करती है, डिबेंचर इशू कर दिए थे पहले, अब उसका धीरे धीरे रिडम्पशन कर रही है इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो कई बार कंपनी को जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना वो भी पे करना होता है। जैसे आप कार अगर लोन पे लेते हैं तो केवल ब्याज थोड़ी देना है, इंस्टॉलमेंट जब जाती है तो उसमें ब्याज प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जाता है ना। तो अगर ऐसा है तो आपको यहां पर डिवाइड करना होगा फिक्स इंटरेस्ट प्लस वो जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है ना, या फिर आप उसको कह सकते हैं रिडीमेबल अमाउंट, रिडीमेबल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जैसे प्रॉफिट हमारा है 5 लाख का, इंटरेस्ट जा रहा है मान लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल के लिए 40,000, और हमारा जो ये रिडीमेबल अमाउंट जा रहा है ये जा रहा है 1 लाख, मान लेते हैं 2 लाख का, चलो 1 लाख मान लेते हैं, कुछ भी मान लें 60,000 मान लेते हैं 60,000। तो अब देखो ये रेशियो क्या निकल के आया, 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो कितना आ गया ये 5। तो ठीक है, कंपनी में इतनी पावर है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है कि वो अपनी ये जो इंटरेस्ट और उसका जो रिडीमेबल अमाउंट है वो चुकाने के बाद में उसके पास काफी हद तक फंड बच जाता है और वो इनको 5 बार चुकाने की ताकत रखती है। लेकिन वास्तव में चुकाना तो एक बार ही है, पे तो एक बार ही करना है, लेकिन एक पावर की फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता चल जाती है। अगर यहां पर 1 लाख अपॉन 1 लाख करोगे तो एक ही आंसर आएगा, वो खराब हो जाएगा। ओके जी, और उससे भी कम आ जाता तो और खराब। तो ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया, जितना कम होगा उतना खराब होगा। ओके, उतना वो पुअर माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, आपने बहुत नाम सुना होगा कैपिटल गियरिंग रेशियो, कई बार आपने सुना होगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग, ये भी बहुत इजी है ना, बस इसका नाम भले अटपटा लगे आपको, बस इसमें कैपिटल की बात चलती है। अब कैपिटल 2 तरह की होती है, आपको पता है ना, एक होती है प्रेफरेंस, तो आपको इसमें क्या करना होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेनी होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल होती है ना उस पर डिविडेंड जो होता है ना वो फिक्स होता है, आपको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो ले लीजिए प्लस
लॉन्ग टर्म डेप्ट ले लीजिए। लॉन्ग टर्म डेप्ट कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं। तो उसके ऊपर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों के ऊपर, चाहे लॉन्ग टर्म डेप्ट हो यानी कि कोई लोन ले रखा हो लंबे टाइम के लिए, डिवेंचर इशू कर रखे हो, और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हो, तो इन पे आपको फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना होता है। और इसके कंपेरिजन अगर हम देखें इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर, अगर इसके बदले में हम इक्विटी शेयर देखेंगे ना, तो आपको पता है कि इक्विटी शेयर जो फंड होता है या इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है, उस पर कभी भी फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड और इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद में कुछ प्रॉफिट बच गया तो इनको डिविडेंड मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। तो इनका अनुपात क्या है, इनका क्या रेशियो है? अगर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट बहुत ज्यादा है तो खराब है, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है तो सही है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो ये रेशियो जितना ज्यादा कम आता है, अगर एक से कम आता है तो अच्छा है, एक से ज्यादा आता है तो बहुत खराब होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड या डेप्ट। ये भी बहुत इजी है, बस इसका मकसद मैं बता देता हूं, ये रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, फिक्स एसेट्स ले लो आप और उसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट का डिवाइड कर दो। लॉन्ग टर्म जो आपके डेप्ट है, उधारी है, जो नॉन करंट लायबिलिटी है, ये बताती है कि जो आपने लोन लिया है उसमें से कितना आपने फिक्स एसेट्स में लगा दिया। जैसे उससे क्या लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कोई मशीन खरीदी, क्या खरीदा आपने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लोन लिया था 10 लाख रुपए का, ठीक है, और उसमें से हमने इन्वेस्ट कर दिया 6 लाख, तो ये रेशियो आ गया 0.60, यानी कि अभी भी आपके पास 4 लाख रुपए पड़े हैं, यानी कि 0.60, यानी कि 60% ही आपने उसको लगाया है, बाकी पड़ा है तो आपके वर्किंग कैपिटल में काम आ जाएगा। तो ये अच्छा है, पूरा यूज कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 के 10 आपने फिक्स एसेट में लगा दिए, वो सही नहीं माना जाता है। ओके, ठीक। तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसको प्रोप्राइटरी रेशियो जो है अगला है 6 नंबर, यस, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। इसमें क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड ले लो आप। अब प्रोप्राइटरी फंड मतलब आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ, तो वो ले लो आप। शेयर होल्डर फंड जो है वो आप ले लो, और उसमें आप डिवाइड कर दो शेयर होल्डर फंड के अंदर टोटल एसेट का। ये बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी टोटल एसेट जो है वो है, मान लेते हैं अभी मैंने देखा था जैसे 6 लाख रुपए की, ये आपकी टोटल एसेट है। ठीक है, और शेयर होल्डर फंड जो है आपका वो है, मान लेते हैं 2 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर कितना आया, ये आया 2/6, ये सारे जीरो कट गए, ये और कटेगा तो 1/3, यानी कि 33.33 ये आया। तो इसका मतलब 33.33 या 0.13 भी बोल सकते हैं। ये देखो, इसको पॉइंट में लेंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई तो किया नहीं, 0.33। इसका मतलब 33% आपका जो शेयर होल्डर फंड है वो टोटल एसेट में लगा हुआ है, और बाकी हो सकता है आपने जो है 67% जो है आपने लोन वगैरह लेके एसेट खरीदी है। तो ये रेशियो इस चीज को बताता है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल आता है फिक्स एसेट्स टू शेयर होल्डर फंड रेशियो, 7th नंबर, फिक्स्ड एसेट्स टू शेयर होल्डर फंड रेशियो। ये अभी जो मैंने बताया ना उसका बिल्कुल उल्टा है। उसमें हमने क्या किया था, शेयर होल्डर फंड को ऊपर रखा था, इसमें फिक्स एसेट्स को ऊपर रखेंगे और शेयर होल्डर फंड को नीचे, कि शेयर होल्डर फंड जो है वो फिक्स एसेट्स के अंदर कितना इन्वेस्ट किया गया है उसमें से, यानी कि जो हमने मान लेते हैं हमारा जो 10 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड लगा हुआ था उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो फिक्स एसेट्स हैं। ओके, तो ये उस चीज को बताता है। तो ये आपके जितने भी रेशियोज हैं ये आपकी किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, क्या कंपनी के पास इतनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि ये लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले टाइम में हो सकता है इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत घटिया हो जाए, पुअर हो जाए और इसका वाइंडिंग अप करना पड़े। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अच्छी पोजीशन अच्छी है नहीं है, ये चेक करने के लिए ये सारे रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं। इसी के साथ हमारा रेशियो एनालिसिस कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसमें कुछ रेशियोज और होते हैं जिसमें ईपीएस होते हैं, डीपीएस होता है ना, इक्विटी पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेट रेशियो बोलते हैं जिसको, वो कुछ होते हैं। लेकिन वो मैंने आपको ईपीएस स्टेटमेंट जब सेकंड चैप्टर में समझाया था तो उसी के साथ हो गए थे, तो उसको यहाँ पर वापस करने से मतलब नहीं है। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है, लेक्चर से हेल्प मिल रही है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे।